सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल जो मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड करा था वो बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, हार्डली 10 मिनट्स का हुआ है ना। उसमें हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर का कुछ क्वेश्चन पूछा था और डब्ल्यूबीसी के बारे में बस जनरल इंट्रोडक्शन दे पाई थी। क्लियर? आज हम लोग डब्ल्यूबीसी को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसको एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे एंड देन इस क्लास को एंड अप करेंगे, है ना। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने दो चीज़ें उसमें बताई थी। पहला नंबर, अब आप लोग बताओगे मुझे ये डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना था। 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी कि 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाया जाता है पर mm³ ऑफ ब्लड में। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ आरबीसी का नंबर कितना था। क्लियर? आंसर आना चाहिए, बोलते रहना होगा, है ना, तब जाके आपको क्लास की चीज़ें क्लास में याद होगी, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने ये बताया था फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या था? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ल्यूकोसाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को मैंने क्या नाम दिया था? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी एंड पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। क्लियर? चलो अब आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट। क्लियर? तो पहले ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट पढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें और बतानी चाहूंगी आपको, है ना, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। डब्ल्यूबीसी कैसा इसका लाइफ स्पैन होता है? तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्लियर? आरबीसी कितना लाइफ स्पैन शो करता था? 120 डेज। उसके बाद कहाँ पे डिस्ट्रॉय होके जाता था? स्प्लीन। दैट वाज द ग्रेववर्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर? चलो आपको क्या करना है, इस टॉपिक के साथ साथ उसको भी रिवाइज करते चलना है ना। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछूंगी आपको आंसर आना चाहिए। चलिए, तो डब्ल्यूबीसी का पहला पॉइंट कवर, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड, है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में क्या था? न्यूक्लियस एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? आपको काम है रीजन बताना मुझे, है ना, मुझे नहीं आता, आपको बताना है ना। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसलिए इसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ई न्यूक्लिएटेड बोलते थे। क्लियर? सिंपल। चलो तीसरा पॉइंट, ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है बट आपको पता होना चाहिए, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या शो करता है? डायापेडेसिस मूवमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझो, ये बिल्कुल आपके लिए नया वर्ड होगा, हो सकता है। तो चलिए अभी इसको समझते हैं कि डायापेडेसिस मूवमेंट होता क्या है। देखो अब ऐसा है, क्योंकि देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह और प्लाज्मा, दो चीजें होती है ब्लड में। तो जब डब्ल्यूबीसी को ब्लड कैपिलरीज वाले एरिया में पास करना होता है, क्लियर, जब कभी भी डब्ल्यूबीसी पास करता है कैपिलरीज वाली एरिया से और डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को, तो वो क्या करता है? अपने आप को स्क्वीज कर लेता है ना, स्क्वीज कर लेता। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस मूवमेंट, है ना। देखो डायापेडेसिस मूवमेंट होता क्या है? whenever the WBC, यहाँ पे दे नहीं लिखो, whenever WBC, अभी इसी में बताऊंगी, to pass through capillary cell to destroy bacteria, this squeeze their size, क्या करता है? अपने साइज को स्क्वीज कर लेता है। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस मूवमेंट। अब देखो डब्ल्यूबीसी को दो टाइप्स में क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको पूरा जो डब्ल्यूबीसी के बारे में अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े उसको रिवाइज करा देती हूँ, है ना। जल्दी जल्दी एकदम फास्ट में रिवीजन करते हैं। पहला नंबर कितना था डब्ल्यूबीसी का? 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। दूसरा पॉइंट ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। तीसरा पॉइंट शॉर्ट लिव्ड। चौथा पॉइंट न्यूक्लिएटेड, इट हैज न्यूक्लियस। क्लियर? And fifth point, diapedesis movement. They squeeze their size to destroy bacteria, and this movement is known as diapedesis movement. आपको क्या करना है? पहले इन तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, कॉपी में एक एक करके नोट डाउन करिए। क्लियर? नोट डाउन करने के बाद अब मेरे साथ फिर से लेक्चर में वापस आइए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसको हम लोगों ने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला आता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा आता है ए ग्रैन्युलोसाइट। अब पहले ये बताओ
ग्रैन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट, और जिसमें एब्सेंट होगा उसका क्या मतलब है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए मतलब याद रखो, ए मतलब एब्सेंट। क्लियर? ए ग्रैन्युलोसाइट यानी कि ग्रैन्यूल्स जो है वो नहीं है, एब्सेंट है। मैंने प्लस सिंबल दिखाया है प्रेजेंट के लिए, माइनस सिंबल दिखाया है नहीं प्रेजेंट के लिए, मतलब एब्सेंट के लिए, है ना। चलो अब आप ये बोल सकते हो कि मैम पता तो चल गया कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा तो ग्रैन्युलोसाइट हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो ए ग्रैन्युलोसाइट हो जाएगा। बट पहली बात तो ये ग्रैन्यूल्स होता क्या है, तभी तो हम लोग ये जानेंगे कि हाँ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है एब्सेंट है ना। तो ग्रैन्यूल्स होता क्या है, तो ये होता है सर्टेन केमिकल्स या फिर प्रोटीन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है। क्लियर? इसका ही ग्रैन्यूल्स होता है। अब देखो ग्रैन्युलोसाइट में कितने प्रकार के WBC आते हैं। अगर आप लोग CBC रिपोर्ट वगैरह ब्लड की टेस्ट कराते होंगे तो रिपोर्ट में सारा कुछ का नंबर दिया होता है ना। न्यूट्रोफिल का नंबर, इयोजोनोफिल का नंबर, बेसोफिल का नंबर, सबका दिया जाता है। अगर आप अभी तक नहीं चेक किए हो कि हाँ ये सारी चीज़ें दी रहती है, आप जाके आज देखना। घर में किसी का भी अगर CBC रिपोर्ट होगा आपने जाके चेक करना है, हाँ देखना WBC के अंदर ये सारे रिपोर्ट्स में लिखे गए होंगे, है ना। कितना प्रेजेंट है, कितना नॉर्मल में होना चाहिए, वो सब लिखा होगा। आप आज जाके चेक करिएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ग्रैन्युलोसाइट में आते हैं 3 टाइप्स के WBC। कौन कौन से याद करते चलो, न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल। जितना भी फिल वाला पार्ट होगा ना वो किसके अंदर आ जाएगा ग्रैन्युलोसाइट। अब बाकी का जो बच गया वो ए ग्रैन्युलोसाइट। क्लियर? अब परसेंटेज यहीं पे याद कर लो ताकि जब मैं न्यूट्रोफिल के बारे में डिटेल बताऊँ तो वहां पे आपको ये ना लगे कि परसेंटेज कितना था यही याद नहीं है ना। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में परसेंटेज को याद करो। क्लियर? चलो न्यूट्रोफिल कितना परसेंट, 60 to 65%, इयोजिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%। मेरे साथ बोलते चलो। न्यूट्रोफिल कितना है 60 to 65। सबसे अबंडेंट जो ग्रैन्युलोसाइट में आता है वो क्या है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल 60 to 65%। उसके बाद क्या आता है इयोजिनोफिल। इयोजिनोफिल कितना 2 to 3%। उसके बाद थर्ड क्या आता है बेसोफिल 0.5 to 1%। टेंशन मत लो, इसको मैं याद करा दूंगी अभी एक बार फिर से हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको, बस ये वाले पार्ट को, तो आपको याद हो जाएगा, जरूर याद हो जाएगा, है ना। बस आपको क्या करना है बोलते चलना है। ए ग्रैन्युलोसाइट में 2 आता है, ग्रैन्युल्स एब्सेंट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जो भी साइट वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा ए ग्रैन्युलोसाइट में, है ना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। क्लियर? जितना भी फिल वाला पार्ट है न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल, ये किस में आ जाएगा ग्रैन्युलोसाइट। क्लियर? चलो मोनोसाइट कितना परसेंट होता है तो 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट 20 to 25%। अब आपको क्या करना है इन दोनों कैटेगरीज को पहले नोट डाउन करना है। नोट डाउन हो गया? चलो अब आपको क्या करना है कॉपी को बंद करना है और मेरे साथ रिवाइज करना है, बोलना है। चलो WBC 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट ग्रैन्युल्स प्रेजेंट, इसमें कौन कौन आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोजिनोफिल। न्यूट्रोफिल कितना परसेंट 60 to 65%, इयोजिनोफिल कितना परसेंट 2 to 3%, बेसोफिल कितना परसेंट 0.5 to 1%। ये वाला याद हो गया? क्लियर? चलो अब इस पार्ट को याद करते हैं। दूसरा क्या था ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युल्स एब्सेंट, उसमें क्या आता है 2 आते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना परसेंट बताओ 6 to 8%, है ना। लिम्फोसाइट 20 to 25%। याद हुआ? दोनों याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है इसको नोट डाउन करना है, एक बार और रिवाइज कर लो, फिर आगे का देखो। मैं इसको मिटाती हूँ, तब तक आपको लिखना है, कुछ पार्ट छूट गया है तो लिख लो। चलिए इसको मिटाती हूँ। अब हम लोग पहला स्टडी करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, है ना। चलिए आई होप सो आपको याद हो रहा होगा, है ना। लेक्चर के साथ साथ याद करते चलो ताकि आपका टाइम जो है कम लगे। बाद में लेक्चर एंड होने के बाद आपको ये ना लगे कि कुछ याद ही नहीं है, क्या पढ़े तो बस लेक्चर देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेक्चर के साथ ही 60 to 70% चीजें याद हो जानी चाहिए। चलो
अब हम लोग आते हैं पहला न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितना होता है तो पहले यहीं पे लिख लो 60 to 65%। ये तो याद हो गया होगा आई गेस, ये वाला याद हो गया ना, कितना परसेंट होता है 60 to 65%। अब मुझे ये बताओ ये ग्रैन्युलोसाइट में आ रहा था कि ए ग्रैन्युलोसाइट में आ रहा था? आंसर आ रहा है किसमें आ रहा था? ए ग्रैन्युलोसाइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से। नंबर कितना मैंने लिखा? 60 to 65%। ये क्या होता है? सबसे मैक्सिमम। WBC में जो सबसे मैक्सिमम होता है वो कौन सा होता है? ग्रैन्युलोसाइट का न्यूट्रोफिल। नंबर कितना होता है? 60 to 65%, दैट इज मैक्सिमम, है ना। चलो अब न्यूक्लियस का लिखते हैं। न्यूक्लियस इसमें मैंने बताया आपको प्रेजेंट होता है, क्लियर। बट न्यूक्लियस होता कैसे है ये देखो। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा? लोब्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ही है, ये याद रखना, न्यूक्लियस सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा? मल्टी लोब्ड होगा, क्लियर। चलो फॉर्मेशन लिखो। ये तो आई थिंक सो इंट्रोडक्शन वाले में ही आपको क्लियर था। कहाँ पे बन रहा था? रेड बोन मैरो से। मैंने आपको बताया था बोन का डायग्राम बना के कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सबसे कॉर्नर वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में क्या होता है? येलो बोन मैरो। अब याद नहीं आ रहा तो फिर से देख लो एक बार। जैसे मान लो ये बोन का डायग्राम है, तो ये इसमें क्या प्रेजेंट था? रेड बोन मैरो। और इसमें क्या प्रेजेंट था? येलो बोन मैरो। याद आ रहा है ना। और रेड बोन मैरो वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट था? स्टेम सेल्स, जो कि बहुत ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी रखता था, और वही फर्दर क्या बनाता था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये भी तो डब्ल्यूबीसी का टाइप ही है ना, है तो डब्ल्यूबीसी ना। तो ये कहाँ पे बनेगा? फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेड बोन मैरो, क्लियर। फंक्शन लिखो। देखो 3-4 पॉइंट ही बताएंगे सारे में, लेकिन वो एकदम टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कितना परसेंट होगा, यही क्वेश्चन पूछ देगा और आप फैल जाओगे, परसेंट ही याद नहीं रहेगा आपको, है ना। न्यूक्लियस कैसा होता है ये भी क्वेश्चन आता है। फंक्शन लिखो इसका। फैगोसाइटोसिस, फैगोसिटिक इन नेचर लिख लो, ज्यादा अच्छा है। अब कई स्टूडेंट को यही पता नहीं होगा कि फैगोसिटिक क्या होता है ना। हो सकता है, चलो बहुत ही कॉमन डाउट है, सबको आता है, मैं बताती हूँ आपको। फैगोसिटिक क्या होता है? क्या करता है? इनगल्फिंग ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स गया उसको पकड़ पकड़ के खाना का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग द फॉरेन एजेंट एंड डिस्ट्रॉइंग देम, क्लियर। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस of engulfing foreign particles and destroying them. सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है फैगोसिटिक का? कि जो चीजें, बाहरी चीजें घुस गई हमारे बॉडी में, चली गई बॉडी में, तो उसको क्या करना? पकड़ पकड़ के खा जाना, यही है इसका मतलब। क्या हुआ? फैगोसिटिक इन नेचर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देम, ईटिंग अप, है ना। बस तो 4 पॉइंट, चलो क्लोज योर कॉपी एंड देन रिवाइज विथ मी, है ना। नंबर कितना है? 60 to 65%, क्लियर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछ देगा, नंबर कई बार नहीं पूछेगा, बोलेगा सबसे मैक्सिमम किस में होता है, तो न्यूट्रोफिल में सबसे मैक्सिमम। न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लोब न्यूक्लियस, क्लियर। तीसरा क्या था? फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो। एंड फोर्थ इज फंक्शन। फंक्शन एक ही है इसका, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक इन नेचर यानी कि ईटिंग अप द फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देम, क्लियर। आपने क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है। फिर हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं। अभी हम लोग का कौन सा वाला सेक्शन चल रहा है? ग्रैन्युलोसाइट। उसके बाद ए ग्रैन्युलोसाइट भी कवर करना है ना। तो आपको इसको क्या करना है? लिखना है। आई होप सो पहला वाला आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसको
मिटाते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? इओसिनोफिल। कितना परसेंटेज है? परसेंटेज आपको बताना है, फॉर्मेशन आपको बताना है। दो चीजें आप, दो चीज मैं करूंगी, है ना। अब तो जाके म्यूचुअलिज्म होगा। हाफ हार्ड वर्क आपका, हाफ हार्ड वर्क मेरा। सेकंड आते हैं इओसिनोफिल। अब आप मुझे 2 पॉइंट्स बताओगे, क्या है? नंबर, सबका वही ऑर्डर चलेगा, सबका नंबर, फंक्शन, फॉर्मेशन, यही चीज है। क्लियर? और न्यूक्लियस कैसा है? यही नंबर एंड फॉर्मेशन आप बताओगे, देन न्यूक्लियस मेरा काम एंड फंक्शन भी मेरा काम बताना। चलो पहला वाला आप आंसर करो, क्या होगा? नंबर कितना है? 2 to 3%। कितना है नंबर? 2 to 3%। न्यूट्रोफिल 60 to 65% मैक्सिमम। फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? अगेन ये भी WBC का टाइप है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। अब इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? तो हेडफोन शेप न्यूक्लियस। हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस। सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है, कोई भी बाहरी चीजें मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, है ना। सब कुछ पढ़ना है। अब हेडफोन तो पता ही होगा कैसा होता है, एक बार बना देती हूँ। इस टाइप से होगा। कैसा होगा? शेप ऐसा होगा। फंक्शन क्या है? तो इसका 2-3 फंक्शन है। पहली बात कि ये क्या करता है? इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल चीज है। इट रेसिस्ट, लिखो पहले आप, फिर मैं समझाती हूँ। इट रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। बाय किलिंग बैक्टीरिया। दूसरा एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी। 2 पॉइंट्स क्या मैंने बताया? अभी मैंने सिर्फ लिखा है, बताया तो कुछ है ही नहीं आपको। चलो फॉर्मेट फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है, सॉरी, बचाता है बाय किलिंग बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? अब ये सेंटेंस ही इजी है, आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं कि इट रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया, ये तो इजी सेंटेंस है। उसके बाद एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि एलर्जी करवाता है, ये एलर्जी को स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। कई बार एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी देख के आपको ये माइंड में आएगा कि ये एलर्जी करवाता है, नहीं, ये क्या करता है? स्टॉप करता है एलर्जी को। तो आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि अगर 2-3 महीने बाद अगर कॉपी पलटोगे तो आपको यही लगेगा कि ये एलर्जी को करवाता है, बट नहीं, ये स्टॉप करता है। इट स्टॉप एलर्जी। क्या करता है? इट स्टॉप्स एलर्जी। आपको क्या करना है? इन सारे पॉइंट्स को लिखना है, फिर मैं 1-2 चीजें और बचती है इसके बारे में, उसको बताती हूँ। बस एक ही पॉइंट हमारा रह गया था, उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? इट, ये क्या करता है? ये किल करता है पैरासाइट्स को, जैसे कि एस्कैरिस हो गया, जो वॉर्म्स होते हैं ना, उसको ये क्या करता है? किल करता है। इट किल्स पैरासाइट्स लाइक एस्कैरियस। क्लियर? ये क्या करता है? इट किल पैरासाइट लाइक एस्कैरियसिस। क्लियर? तो 3 ही पॉइंट्स है इसके बारे में। पहला जो पॉइंट है, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। दूसरा एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, इट स्टॉप एलर्जी। तीसरा है इट किल पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? ये किल करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो चलो एक बार फिर से कॉपी को बंद करो, इओसिनोफिल को रिवाइज करते हैं। नंबर कितना है? 2 to 3%। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो। न्यूक्लियस हेडफोन शेप न्यूक्लियस, हेडफोन शेप ऐसा। और इसका फंक्शन, ये क्या करता है? इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे बॉडी में। दूसरा क्या है? एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, यानी कि स्टॉप करता है एलर्जी को। तीसरा पॉइंट क्या है? इट किल पैरासाइट्स। क्लियर? आपको क्या करना है? पूरा को नोट डाउन करना है, फिर हम लोग थर्ड पे आते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी, दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल
अगेन नंबर आपका काम है, याद भी अब तक हो चुका होगा। फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही होता है रेड बोन मैरो, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है, तो फॉर्मेशन भी क्या होगा, रेड बोन मैरो। न्यूक्लियस कैसा होता है इसको भी मैं बताऊंगी, एंड फंक्शन क्या होता है ये भी मेरा काम है। दो चीज आपको करना है, दो चीज मुझे करना है, फिर दोनों मिलकर पूरा याद भी कर लेंगे, है ना। चलो, नंबर कितना होता है 0.5 to 1%। अपने से लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ये दोनों पॉइंट्स खुद से लिखना है। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो एस शेप्ड। न्यूट्रोफिल में कैसा था, मल्टी लोब्ड। इओसिनोफिल में हेडफोन शेप, और बेसोफिल में एस शेप्ड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का शेप ऐसा। क्लियर। अब एस लेटर तो पता ही होगा, वैसे ही समझ लो। उसके बाद फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ये इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इट इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन। क्या करता है, इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है। मान लो जैसे कई बारी क्या होता है, मॉस्किटो काट लिया है ना, तो कई बारी क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, मतलब रेडनेस का आना, स्वेलिंग आना, ये किसका पार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन का। इट इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन, यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग। क्लियर हो रहा है ना। देखो, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझो। फंक्शन क्या है बेसोफिल का, इट इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन, यानी कि रेडनेस को इंक्रीज करना, स्वेलिंग को इंक्रीज करना, है ना, इसका यही काम होता है। इट इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन, यानी कि रेडनेस और स्वेलिंग। बेसिकली बेसोफिल का यही काम है, इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, यानी कि इट इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन और इट इन्वॉल्व्स और इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन। क्लियर। या इट इन्वॉल्व से लिख लो, फिर से सेंटेंस डिसबैलेंस हो रहा है। इट इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्लियर। देखो, कई बार क्या होता है, सेंटेंस लिखती हूँ ना, बाद में पढ़ती हूँ तो उसको डिसबैलेंस लगता है, अनस्टेबल लगता है, फिर वापस से मुझे इसको सही करना पड़ता है। क्लियर। इट इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग का आना। दूसरा क्या है इसका, इट सीक्रेट हिस्टामिन। अब देखो, नाम पहले लिखो, एकदम पेशेंसली सुनो, नाम को लिखो, पूरा चीज बताया जाएगा, है ना। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। पहले नाम को रीड करो एक बारी। इट सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। अब हिस्टामिन करता क्या है, तो ये करता है वासोडाइलेटर, यानी कि देखो, जैसे अगर देखो हिस्टामिन का मैं यहाँ पे बना रही हूँ डायग्राम। हिस्टामिन कैसे वासोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है, ये देखो। मान लो यहाँ पे ऐसी ब्लड वेसल्स आ रही है। क्लियर। तो ये क्या करता है, ऐसा कर देता है। क्लियर हुआ। क्या बताया मैंने, पहली बारी मैंने हिस्टामिन के बारे में बताया। फंक्शन क्या है बेसोफिल का, कि इट सीक्रेट हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या है, तो वासोडाइलेटर है, यानी कि नैरो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, एक्सपांड करता है। नैरो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, एक्सपांड। क्लियर हुआ, इजी था। चलो, हिस्टामिन के बारे में लिखो, इट इज अ वासोडाइलेटर, एंड ये वाला डायग्राम को वहीं पे नीचे में बना लो। इसके बाद सेरोटोनिन के बारे में पढ़ेंगे। सेरोटोनिन क्या करता है, इट इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, वासोकंस्ट्रिक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, फिर से बनाती हूँ इसको। आपने क्या करना है, इसके बाद बनाना है डायग्राम को। मैं इसको मिटा रही हूँ, है ना।
सेरोटोनिन। ये क्या होता है? वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये कैसे होता है ये समझो। ऐसा ब्लड वेसल्स था, इसको क्या करा? नैरो कर दिया। वो क्या कर रहा था? नैरो से एक्सपांड कर रहा था, एकदम पतली ब्लड वेसल्स आ रही थी, उसको एक्सपांड करा। क्लियर? इमेजिन कर पा रहे हो? चलो, सेरोटोनिन क्या करता है? एक्सपांड ब्लड वेसल्स को एकदम नैरो कर देता है। जैसे जहां पे जरूरत होती है वो वैसा कर देता है ना। जैसे अगर मान लो अभी इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे चाहिए हम लोग को नैरो ब्लड वेसल्स, तो इसका काम पड़ेगा, तो ये वहां पे एक्ट करेगा, इसको एकदम नैरो बना देगा। अगर मान लो इस जगह पे चाहिए हमको बहुत एक्सपांड ब्लड वेसल्स, उसका जरूरत है, तो क्या करेगा? हिस्टामिन एक्ट करेगा वहां पे और एक्सपांड कर, नैरो वाले ब्लड वेसल्स को एक्सपांड कर देगा। बस, है ना? तो आपको क्या करना है? इसको लिखना है सेरोटोनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। ये क्या किया? एक्सपांड ब्लड वेसल्स को क्या करा? नैरो में कन्वर्ट किया। क्या करा? नैरो में कन्वर्ट करा। बहुत इजी है, आपको बस ध्यान से सुनते ही जाना है ना। पहले आपको इसको नोट डाउन करो, उसके बाद बस एक बचता है, उसको मैं बता देती हूँ, हिपैरिन। ये क्या होता है? एंटी कोगुलेंट। यानी कि एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है? एक बार आप सोचो, एंटी कोगुलेंट इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्लॉटिंग को स्टॉप करने वाला, ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करने वाला एंटी कोगुलेंट। तो क्या लिखना है? इट स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग। चलो, अब मैं रिवाइज कराऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पहले आप इसको नोट डाउन करो, आराम से लिखो, इसको समझ में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, रिवीजन मैं कराऊंगी। क्लियर? चलो, तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन कंप्लीट हुआ। अब देखो, ये जो इन्फ्लामेशन वाला जो पार्ट होता है, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, बेसिकली यहाँ पे कौन एक्ट करता है? तो हिस्टामिन इंक्रीज होने के कारण, हिस्टामिन जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर? आप पहले इसको नोट डाउन करिए, आराम से लिखिए इसको, फिर मैं आपको रिवाइज कराती हूँ पूरी चीजें। आई होप सो आपको सब दिख रहा होगा। ऊपर वाली देखो, ऊपर में जो पार्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहाँ पे सेरोटोनिन लिखा हुआ है ना। सेरोटोनिन, जहाँ पे मैं फिंगर कर रही हूँ वहाँ पे देखना, सेरोटोनिन। क्लियर? चलो, तो बेसोफिल के बारे में चलिए रिवाइज करते हैं। इसको नंबर कितना है? 0.5 to 1%। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो, न्यूक्लियस एसिड न्यूक्लियस। फंक्शन क्या होता है? तो पहला जो फंक्शन था वो क्या था? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, वो सारी चीजों में। दूसरा फंक्शन क्या था? ये सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन क्या करता है? वासोडाइलेटर, नैरो ब्लड वेसल्स को एक्सपांड। क्लियर? उसके बाद आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? एक्सपांड ब्लड वेसल्स को नैरो में कन्वर्ट करता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर? आपको याद करते चलना है ना। बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सबको याद करते चलना है ना। हिपैरिन, हिपैरिन क्या करता है? ये एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद पढ़ाई जाएगी, अच्छे से पढ़ाई जाएगी, है ना। इट स्टॉप क्लॉटिंग। और मैंने आपको डायग्राम भी बना के समझा दिया, आपको इसके नीचे क्या करना है? उस डायग्राम को भी बनाना है। चलो, एक बार पूरा ग्रैन्युलोसाइट को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो, ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्युल्स प्रेजेंट। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आपको रिवाइज कराती हूँ। अब आपको और अच्छे से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, है ना। आपको भी क्या करना है? कॉपी को क्लोज करना है, कॉपी को बंद करिए, देन मेरे साथ रिवीजन करिए। कॉपी, बुक, सब कुछ बंद। चलो देखो, पहले मैंने क्या बताया? डब्ल्यूबीसी का नंबर बताओ कितना होना चाहिए? 6000 to 8000 per mm³ ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन, नंबर, फॉर्मेशन ल्यूकोपाइसिस। क्लियर हुआ? फॉर्मेशन रेड बोन मैरो। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला? ये शॉर्ट लिव्ड होता है। क्लियर? डायपिडेसिस मूवमेंट शो करता है ना। आपको याद तो हो रही है ना। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। अब डब्ल्यूबीसी को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा,
ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्युल्स प्रेजेंट, ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्युल्स एब्सेंट। ग्रैन्युलोसाइट में 3 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल 60 to 65%, इओसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%। क्लियर। ए ग्रैन्युलोसाइट में कितना आता है? 2। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, है ना, 20 to 25%। क्लियर हुआ? चलो, ग्रैन्युल्स का मतलब क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कुछ भी। क्लियर? चलो, इसके बाद मैं बात की न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल फॉर्मेशन कहाँ पे था? रेड बोन मैरो। नंबर 60 to 65%, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, है ना। उसके बाद न्यूक्लियस कैसा था? मल्टी लोब न्यूक्लियस, बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट थे न्यूक्लियस में। क्लियर। फंक्शन क्या था? फैगोसिटिक, पकड़ पकड़ के फॉरेन पार्टिकल्स को खा जा रहा था, यही फंक्शन था। उसके बाद सेकंड पे आते हैं इओसिनोफिल, कितना परसेंट? 2 to 3%। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो, इट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रेड बोन मैरो। क्लियर? चलो, न्यूक्लियस कैसा था? हेडफोन शेप न्यूक्लियस। फंक्शन क्या था? इट स्टॉप एलर्जी, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है। इट किल्स पैरासाइट, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। क्लियर? तीनों फंक्शन क्लियर। उसके बाद हम लोग लास्ट आए बेसोफिल। बेसोफिल कितना परसेंट? 0.5 to 1%। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप मुझे बताओगे कैसा न्यूक्लियस था? एस शेप न्यूक्लियस। फंक्शन इट गेट्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी कि रेडनेस का आना, स्वेलिंग का आना। दूसरा क्या था? इट सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन वासोडाइलेटर, सेरोटोनिन वासोकंस्ट्रिक्टर एंड हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। क्लियर हो गया? पूरी चीजें रिवाइज भी हो गई। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक। ए ग्रैन्युलोसाइट जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी पूरा रीड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो आपने क्या करना है? यहाँ तक रिवाइज करना है, और आप चाहोगे तो बुक को रीड कर सकते हो। पूरा आपका एक ग्रैन्युलोसाइट वाला टॉपिक पूरा कवर्ड हो चुका है। क्लियर? तो चलिए, तब तक आराम से पढ़िए।